क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एब्रोगेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर। कश्मीर की जो स्पेशल स्टेटस है, जो कि इंडिया ने इसको एब्रोगेट किया, इसको रिपील किया, इसको ख़त्म किया, और वो स्पेशल स्टेटस के ख़त्म होने से क्या इम्प्लिकेशंस आएंगी रीजन के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, ये क्वेश्चन आया। फिर एस से भी इसके ऊपर आया कि पाकिस्तान के पास पॉलिसी ऑप्शंस क्या हैं अब, जबकि कश्मीर में ये सब कुछ हो रहा है, उनका स्पेशल स्टेटस ख़त्म कर दिया गया है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि स्पेशल स्टेटस है क्या था कश्मीर का। कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो सिंपली दो आर्टिकल्स के ऊपर मुश्तमिल था। जब पाकिस्तान ने अटैक किया, यानी कबायलियों ने छुड़वाने की कोशिश की कश्मीर को, तो उसके साथ पाकिस्तानी फोर्सेस सपोर्टेड थे। इंडिया alleged दैट पाकिस्तान अटैक्ड कश्मीर, बल्कि वहां पे जो मौजूद हरी सिंह की गवर्नमेंट थी, जो लास्ट डोगरा रूलर था, कि वो पाकिस्तान की फोर्सेस जब दाखिल हुई कबायलियों के साथ, और उन्होंने कश्मीर को अनेक्स करना शुरू कर दिया, तो हरी सिंह के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वो पाकिस्तान की अपोनेंट जो है उनके पास जाए। दिस इज व्हाट was the argument presented by the Indians in talking about it. I mean, Indians say then Hari Singh went to Nehru government और कहा कि मेरी मदद करें पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान के सपोर्टेड जो मुजाहिदीन हैं, कबायली जो हैं, वो कश्मीर के ऊपर हमला आवर हो गए। हरी सिंह ना तो पाकिस्तान के साथ इलाहाक चाहता था और ना ही इंडिया के साथ इलाहाक चाहता था। हरी सिंह चाहता था कि उसकी एक ऑटोनमस सिचुएशन हो, जो कश्मीर है, कश्मीर में उसी की ही राजधानी चलती रहे, और वो एक ऑटोनमी या ऑटोनमस स्टेट के तौर पर रहे, ना वो पाकिस्तान के साथ या इंडिया के साथ। क्योंकि ज़्यादातर जो प्रिंसेस, जो सैकड़ों रियासतें हिंदुस्तान में मौजूद थी, वो यही चाहती थी कि हम आज़ाद रहें, ना इंडिया के और ना ही पाकिस्तान के। पाकिस्तान और इंडिया तो फेडरेशन बन जाएंगी, और फेडरेशन के अंडर रियासतें जो खुद मुख्तार हैं वो अपनी हैसियत को लूज कर देंगी, और उनके जो हुक्मरान और उनकी अय्याशियां जो लगी हुई थी वो ख़त्म हो जाएंगी। उनके रियासतों को या सूबा बना दिया जाएगा, या सूबों के अंदर जम कर दिया जाएगा। तो इसलिए कोई भी नहीं चाहता, ना हैदराबाद दक्कन का, ना कश्मीर का, और बहुत सारे लोग थे जैसे कल्लात का। तो ये भी राजा ये नहीं चाहता था कि किसी के साथ भी इल्हाक हो, तो दोनों के साथ ये लैतो लाल से काम ले रहा था। तो इंडिया को मौका मिल गया जब कबायलियों ने हमला किया, और उस तहरीक आज़ादी की बदौलत बहुत सारे इलाके आज़ाद करवा लिए, जैसे गिलगित बल्तिस्तान आज है आज़ाद कश्मीर का हिस्सा, मुजफ्फराबाद तक ये आज़ाद करवा लिया। तो फिर उसके बाद अपनी फिक्र पड़ गई हरी सिंह को। हरी सिंह ने फिर नेहरू की गवर्नमेंट से रब्ता किया और उससे मदद मांगी कि हमें पाकिस्तान के खिलाफ अपनी फोर्सेस से मदद करें। तो इंडिया ने उसके जवाब में हरी सिंह को प्रेशर किया कि पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करें। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मतलब है वो कागजात जो इल्हाक के कागजात हैं, जिससे आप इल्हाक कर सकते हो किसी भी एक स्टेट के साथ अंडर 3 जून अग्रीमेंट। 3 जून अग्रीमेंट में यही कहा था, या तो स्टेट से इधर इल्हाक करेंगे या उधर इल्हाक करेंगे, जिस पे हरी सिंह मान गया। हरी सिंह ने नेहरू गवर्नमेंट को कहा कि हाँ, मैं इल्हाक करने के लिए तैयार हूं, मगर कश्मीर का स्पेशल स्टेटस आप चेंज नहीं करेंगे। स्पेशल स्टेटस क्या है? नंबर 1, कश्मीरीज अपने लॉज खुद ही बनाएंगे, जिसको कहते हैं ऑटोनॉमी। कश्मीरीज वुड मेक देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कश्मीर वुड नॉट बी रन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कश्मीरीज वुड मेक देयर ओन लॉज, दिस इज कॉल्ड ऑटोनॉमी, एंड दैट वाज 270 आर्टिकल। इंडियन आर्टिकल 270 में बाकायदा तौर पर, ये 270 आर्टिकल, इसमें बाकायदा तौर पर इंडियन गवर्नमेंट ने माना कि कश्मीर की ऑटोनॉमी रहेगी, यानी वो अपने लॉस खुद ही से बना पाएंगे। और फिर उसके बाद दूसरी चीज ये थी जो कि कश्मीरियों ने एम्फेसाइज किया कि नॉन कश्मीरीज को कश्मीर में नहीं बसाया जाएगा,
डेमोग्राफिक चेंज नहीं लाई जाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन के अंदर चेंज आ जाए तो उसके साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उस रियासत के ऊपर कब्जा कर सकते हो। हर मुल्क करता है, जैसे चाइना ने चुगुर्स के साथ किया। वहां पर जब चाइनीज ने ऑक्यूपाई किया था तो उस वक्त चुगुर मुस्लिम्स की तादाद 90% से ज्यादा थी, 45% ऑलमोस्ट रह गई है, क्योंकि उन्होंने अपनी चाइनीज पॉपुलेशन को ला ला के वहां पे बसाया है। तो इसी पे इंडियंस जो जो कश्मीरीज थे उनका ये ख्याल था कि इंडिया कश्मीर की डेमोग्राफी को चेंज नहीं करेगा, डेमोग्राफिक चेंज नहीं आएगा, पॉपुलेशन चेंज वहां से ला ला के हिंदुओं को, ये नॉन कश्मीरी इवन मुस्लिम्स भी हों, वो नॉन कश्मीरी वहां पे ला के यहाँ पे नहीं बसाया जाएगा। तो उस आर्टिकल को कहते हैं 35A। 35A, नॉन कश्मीरीज would not come to or would not access to the nationality of कश्मीर, कश्मीर के वो रहायशी नहीं बनेंगे। तो इसको 35A बोलते हैं। दोनों को कहते हैं, दोनों आर्टिकल्स को मिला के कहते हैं ऑटोनमस स्टेटस या स्पेशल स्टेटस, सॉरी, इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं? स्पेशल स्टेटस। तो एक तो ये था, लेकिन इन दोनों को कब खत्म किया है? अगस्त 2019, मेरा ख्याल 5 अगस्त है, या आप गूगल कर लीजिएगा। आई थिंक अगस्त 2019, अगस्त 2019 में मोदी सरकार ने इस स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दिया। इसका मतलब 270 एंड 35A आर्टिकल्स को वहां से निकाल फेंका कॉन्स्टिट्यूशन से, और इसके साथ ही स्पेशल स्टेटस खत्म हो गया। और इस स्पेशल स्टेटस को खत्म करते ही जो कश्मीर की कंट्रोल लाइन है वो परमानेंट बॉर्डर बन गई इंडिया के लिए। इंडिया ने कहा ये परमानेंट बॉर्डर है, एंड दैट कश्मीर इज ए पार्ट ऑफ इंडिया, दिस इज कॉल्ड एनेक्सेशन। इससे पहले ये एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, मतलब एक स्कर्श भी है, इसके नुकसानात भी बहुत सारे हैं। इंडिया ने सब्जुगेशन की, एनेक्सेशन के बाद उसने एक कम्युनिकेशन लॉकडाउन लगा दिया, कश्मीर को गजा जैसी प्रिजन किसी सिचुएशन से गुजरना पड़ा, जैसे गजा को इम्प्रेजेंट किया, ब्लॉकेड किया है इजराइल ने, उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए इंडिया ने कश्मीर को भी ब्लॉकेड किया। इसी तरीके से फिर इजराइल की एक और पॉलिसी पे चलते हुए यहाँ पे सेटलमेंट्स बनाने की कोशिश की, जैसे इजराइल फलस्तीन के सारे इलाके पे कब्जा करने के लिए सेटलमेंट्स बना रहा है, ज्यूज को ला ला के बसा रहा है और डेमोग्राफी को चेंज कर रहा है। आपने देखा होगा बाद में कुछ ऐसी पॉलिसीज बनी, डोमिसाइल्स और इस तरीके से दूसरे लॉज, जिसके ज़रिए से नॉन कश्मीरीज को, ख़ासतौर पे हिंदूज को वहाँ पे जाके बसाया जाए कश्मीर में। और कुछ 10-15 साल के अरसे में ये पॉपुलेशन को चेंज करने का एक पूरे का पूरा स्टेट का एक फॉर्मूला है। तो इसकी रीजंस तो ये हैं, इसकी इम्प्लीकेशंस भी हैं, बुरी इम्प्लीकेशंस, लेकिन एक अच्छी इम्प्लीकेशन, हर बुराई के साथ अच्छाई भी होती है। तो दैट रिमेन्ड blessing in disguise for Pakistanis as well. I'm not talking about this all blessing. Blessing किस तरीके से India lost the legitimate argument in international community regarding Kashmir. Hitherto, Indian logic was accepted by international polity and community, saying that Kashmir is a disputed region. That was what India also accepted. Then secondly, I mean, at least constitutionally India accepted Kashmir was a disputed region. ऐसे वो मुंह से कहता था इल्हाक है, हम हमारा टोटंग है वगैरह वगैरह, लेकिन बहरहाल तो इंडियन आर्गुमेंट, इंडियन लीगल आर्गुमेंट किसकी बेसिस के ऊपर था? नंबर 1, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की बेसिस के ऊपर। इंडिया कहता था कि देखिए मैंने एक्सेस, कश्मीरीज ने, कश्मीरी रिप्रेजेंटेटिव्स मेरे पास आए और अंडर ब्रिटिश regime it had been decided that the princely states either would accede to Pakistan or India. So the Kashmiri people or representatives of them, they came to India and they signed the instrument of accession. So I have the legal argument that this part, this territory is mine. लोग मानते थे, ठीक है। फिर पाकिस्तान ने जो
इस तरीके से जो मुजाहिदीन का साथ दिया था, सपोर्ट किया था उनको, और उसके बाद फिर कश्मीर में जो झगड़ा हुआ, 1948 की वॉर हुई, 1948 की इस वॉर का खात्मा हुआ और उसके बाद फिर इंडिया जो है वो गया यूएनओ के अंदर। यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन 47, ये आपके सामने यूएन रेजोल्यूशन 47, ये भी एक लीगल आर्गुमेंट देती थी इंडिया को, पाकिस्तान को ये देती थी कि इंडिया एंड पाकिस्तान अंडर यूएनओ वुड होल्ड प्लेबिसिट, would ask the people of Kashmiris which side they want to live. This is called plebiscite or referendum. ये पाकिस्तान हमेशा प्रोपेगेट करता है, लेकिन इसका एक हिस्सा पाकिस्तान प्रोपेगेट नहीं करता, वो इंडिया हमेशा प्रोपेगेट करता है। वो कहता है कि इस 47 रेजोल्यूशन में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान इज एन एग्रेसर कंट्री, पाकिस्तान अटैक्ड कश्मीर विद द हेल्प ऑफ दीज ट्राइबल पीपल, तो पाकिस्तान इज टर्म्ड एज अग्रेसर in 47 UN resolution. That is why Pakistan has to withdraw the territory of Kashmir first. Then, in return, India would withdraw. First Pakistan, then India would withdraw. और फिर उसके बाद यूएनओ देखेगी कि पीसफुल माहौल बन गया है, लड़ाइयां खत्म हो गई हैं, और फिर प्लेबिसिट होगा। इंडिया कहता है कि ठीक है, पाकिस्तान अपनी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर इंडिया कहता है कि ठीक है, यूएनओ की रेजोल्यूशन ये है कि पाकिस्तान पहले अपनी फोर्सेस को निकाले यहाँ से, यानी आज़ाद कश्मीर से भी, और उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान से भी, जो कि ऑलमोस्ट 35% ऑफ कश्मीर बनता है, फिर उसके बाद मैं भी निकालूंगा। अब इसमें पाकिस्तान तो नहीं निकाल सकते, दैट्स अ रिस्क। This international politics is all about real politics, and reality demands that Pakistan should not withdraw its forces from it. So Pakistan will never withdraw. तो इंडिया कहता है देखें नहीं, लीगल आर्गुमेंट तो मेरे पास है, ठीक है, प्लेबिसिट करवाएं, पाकिस्तान अपनी फोर्सेस को बाहर निकाल ले। पाकिस्तान कैन नॉट डू इट, पाकिस्तान कहता है नहीं भाई, इसमें प्लेबिसिट करवाएं बस। तो ये एक तरह से इंडिया के पास एक लीगल आर्गुमेंट था। लेकिन इस यूएन रेजोल्यूशन में यह भी कहा गया है कि इंडिया और पाकिस्तान, being occupied countries, cannot annex any part of the Kashmir. So India has done it now. India has annexed it. So UN resolution almost आपकी मोरबंद हो चुकी है, मतलब उसको कोई नहीं, क्योंकि इंडिया ये भी इल्जाम लगाता है कि पाकिस्तान ने फिर अनेक्स किया गिलगित बल्तिस्तान को भी। भुट्टो के ज़माने में उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद कश्मीर से अलग करके उसको अब अपना प्रोविंस बनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान इल्ज़ाम लगाते हैं इंडिया के ऊपर कि इंडिया हैज़ अनेक्स्ड कश्मीर, इंडिया हैज लॉस्ट द आर्गुमेंट व्हिच वाज रूटेड इन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइंड बाय द कश्मीरीज ऑन बिहाफ ऑफ कश्मीरी पीपल। तो वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं। तो एक तो ये आर्गुमेंट को, फिर 1972 शिमला एग्रीमेंट, ये तीसरा है। 1972 में, यानी 1971 में जब वॉर पाकिस्तान हार गया, आधा मुल्क हमसे अलहदा हो गया, यानी बंगालीज ने रिबेल किया, इंडियंस ने सपोर्ट किया, वो अलहदा हो गया। उसके बाद फिर पाकिस्तान के सोल्जर्स इंडिया के कब्जे में थे और पाकिस्तान के बहुत सारे सिविलियन प्रिजनर्स भी थे। भुट्टो ने वहाँ पे जाना था उनको कैद से आज़ाद करवाने के लिए। पाकिस्तान का स्टेटस लो था, लोअर पोजीशन पे था पाकिस्तान। पाकिस्तान गया और कुछ इंडिया की बातें हमने शिमला एग्रीमेंट पे मान ली इन ऑर्डर टू सिक्योर आर प्रिजनर्स ऑफ वॉर। उसमें से एक था कि सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल में तब्दील किया जाए, सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल में तब्दील किया जाए। सीज फायर लाइन जो है वो 1948 की वॉर के बाद बनाई थी। सीज फायर मतलब वॉर जारी है, मगर सीज फायर हो गया है, लेकिन वॉर खत्म नहीं हुई है। अब कंट्रोल लाइन का मतलब है वॉर खत्म हो गई और इतना हिस्सा हम कंट्रोल करेंगे, इतना हिस्सा ये कंट्रोल करेंगे। ये क्या है? ये वाज एन अरेंजमेंट बिटवीन सीज फायर लाइन एंड परमानेंट बॉर्डर। परमानेंट बॉर्डर भी नहीं है लेकिन कंट्रोल लाइन है, बट इट्स अ स्टेप टुवर्ड्स अ परमानेंट बॉर्डर। इंडिया उस वक्त से ये कह रहा था कि परमानेंट बॉर्डर बनाए, लेकिन उसके बाद एक और भी चीज थी जो इंडिया ने मनवाई पाकिस्तान की से। पाकिस्तान एंड इंडिया वुड रिजॉल्व ऑल द इश्यूज बायलैटरली। पाकिस्तान और इंडिया सारे इश्यूज कैसे हल करेगा? मिल के, दोनों बायलैटरली, दोनों मिल के हल करेंगे। इसका मतलब है
पाकिस्तान विड्रू इट्स स्टैंड ऑफ यूएनओ इंटरवेंशन। पाकिस्तान अब मान गया कि अब यूएनओ इंटरवेंशन, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं हो सकती, दोनों मिलके तय करेंगे सारे इश्यूज। इंडिया हमेशा कहता था कि शिमला अग्रीमेंट के तहत ठीक है, बातचीत कर लें। पाकिस्तान बाद में कहता है यूएनओ को अंदर आने दें, यूएन मीडिएट करवाएगी। लेकिन इंडिया को पता है स्टेट टू स्टेट हमारा आपस में एक अग्रीमेंट है कि दोनों मिलके करेंगे कोई भी इश्यूज हो। तो अब तो थर्ड पार्टी का तस्वर ना अमेरिका ना यूएनओ और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी मानती है, सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी मानती है कि ठीक है दोनों स्टेट के दरमियान में मुआहदा हो गया है कि बायलैटरली सारे इश्यूज को तय करेंगे। इवन चाइना भी इस अग्रीमेंट के बाद मानना शुरू हो गया कि ठीक है दोनों आपस में मिलकर अपने अग्रीमेंट करें बायलैटरली। थर्ड इंटरवेंशन कोई भी नहीं बात करता थर्ड पार्टी की, जिसमें कश्मीर है। ये दो, यानी कि एक मुआहदा था, एक शिक क्या थी 1972 के शिमला अग्रीमेंट की। नंबर 1, all the issues between India and Pakistan would be resolved bilaterally. Number 2, ceasefire line would turn into line of control. Number 3, neither party could change, could alter the situation of line of control. कोई भी पार्टी लाइन ऑफ कंट्रोल को परमानेंट बॉर्डर नहीं बनाएगी, यानी सिंपल इसका बीच वाला मतलब ही है। 3 हो गए। इंडिया का बड़ा पावरफुल स्टैंड था कि देखें जी पाकिस्तान ने खुद से साइन किया क्या, शिमला अग्रीमेंट। तो माना है कि 2 पार्टीज होंगी, यूएनओ नहीं होगा और उसके साथ साथ अमेरिका नहीं होगा। पाकिस्तान कहता नहीं भी मैं इसके साथ नहीं कर सकता हूं, इंडिया पावरफुल कंट्री है, पाकिस्तान जरा लोअर पावर है। तो दोनों पावर्स जब मिलती हैं तो इक्वल स्टेटस हो तो ही फैसला दोनों के हक में होता है। लेकिन अगर एक पावर बड़ी हो और एक छोटी हो तो बायलैटरल नेगोशिएशंस में हमेशा नुकसान हो जाता है। ये कहा किसने? पाकिस्तान ने। लेकिन पूरी दुनिया तो इंडिया की बात मान के देखें, शिमला अग्रीमेंट में ये कहा। अब देखें कि स्पेशल स्टेटस को खत्म करने का मतलब क्या है कि लाइन ऑफ कंट्रोल को इंटरनेशनल बॉर्डर बनाने की कोशिश की है इंडिया ने। इसका मतलब है कि शिमला अग्रीमेंट की एक ये क्लॉज कि कोई भी पार्टी लाइन ऑफ कंट्रोल को चेंज नहीं कर सकेगी, उससे इंडिया विड्रॉ कर गया। अगर उससे इंडिया विड्रॉ कर गया तो सारा शिमला अग्रीमेंट भाड़ में पड़ गया, खत्म हो गया, उसकी हैसियत, लीगल हैसियत खत्म हो गई। तो आप देखें कि इंडिया के पास बड़ी पावर थी इंटरनेशनल कम्युनिटी में, आर्गुमेंट की पावर। अब पाकिस्तान हमेशा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाने पे डरता था क्योंकि इंडिया के पास बड़े पावरफुल आर्गुमेंट्स थे। इंडिया के बच्चे को टेक्स्ट बुक में पता है कि पाकिस्तान जो है वो लीगल आर्गुमेंट नहीं रखता कश्मीर के ऊपर। क्यों नहीं रखता? एक तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन जो साइन किया उसके साथ कंडीशन लगाई है स्पेशल स्टेटस की। जब तक स्पेशल स्टेटस रहेगा, कश्मीर ऑटोनमस रहेगा और यहां पे डेमोग्राफी चेंज नहीं होगी, कश्मीर इंडिया के साथ है, उसके साथ इल्हाक कर दिया। अब आपने कंडीशन खुद खत्म कर दी स्पेशल स्टेटस खत्म करने के लिए करके, तो फिर इसका मतलब है कि जो साइन ऑफ जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है वो भी खत्म हो गया। इंडिया लूज कर गया अपना आर्गुमेंट। दूसरा आर्गुमेंट जो पेश करता था वो ये कहता था कि देखें जी, यूएन रेजोल्यूशन में पाकिस्तान को कहा गया कि पहले अपनी फोर्सेस को निकाले, तो पाकिस्तान अपनी फोर्सेस को नहीं निकाल रहा, तो इसलिए यूएन रेजोल्यूशन नहीं इंप्लीमेंट हो सकती। लेकिन यूएन रेजोल्यूशन में यह भी कहा गया था कि कोई भी पार्टी अनेक्स नहीं करेगी। तो इंडिया ने नेक्स्ट किया, तो इससे भी इंडिया ने बदतमीजी की है। यूएन रेजोल्यूशन से भी इंडिया ने बदतमीजी। तीसरा जो मेजर आर्गुमेंट पेश करता था इंडिया कि हम दोनों स्टेट्स ने शिमला अग्रीमेंट में 1972 में मुआहिदा किया है कि सारे इश्यूज आपस में मिलकर तय करेंगे। और लेकिन उसके साथ साथ यह भी था कि लाइन ऑफ कंट्रोल को चेंज नहीं किया जाएगा। इंडिया ने लाइन ऑफ कंट्रोल को इंटरनेशनल बॉर्डर बनाने की कोशिश की। इंडिया ने 1972 के अग्रीमेंट का भी भुरकस निकाल दिया, खत्म हो गया। इस तरीके से इंडिया लॉस्ट मच ऑफ द आर्गुमेंट इन इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। इसीलिए पाकिस्तान ने फिर इसको इंटरनेशनल सतह के ऊपर उभारना शुरू किया और पाकिस्तान की आवाज को सुना भी गया। चाइना की मदद से सिक्योरिटी काउंसिल में इजलास हुए
इन कैमरा हुए, लेकिन पहली दफा सिक्योरिटी काउंसिल में इतने सालों के बाद कश्मीर का इशू डिस्कस हुआ। इसका मतलब इंटरनेशनली इसको रेज किया गया जैसे ही इंडिया ने अपना आर्गुमेंट लूज किया, क्योंकि चाइना की भी जो टेरिटरी है लद्दाख, उसको भी इंडिया ने अपनी टेरिटरी में, अपने मैप में शामिल कर दिया, यानी उसको दिखाया, ना सिर्फ शामिल किया बल्कि वहां पे बेसिस भी बनाने शुरू, फ्रंट लाइन बेसिस बनाने, अगले मोर्चे उन्होंने बनाने शुरू कर दिए। इसका मतलब है कि इंडिया ने सिर्फ मैप के ऊपर, कागजों के ऊपर नहीं किया, इंडिया हैज द स्ट्रेटेजिक प्लान टू अनेक्स लद्दाख। उन्होंने वहां पे अपनी एयरफील्ड्स बनानी शुरू कर दी, वहां पे सड़कें, रेलवे, असलहा पहुंचाना शुरू कर दिया, बेस कैंप्स। तो चाइना वाज थ्रेटेंड कि लद्दाख में कुछ होने वाला है, क्योंकि लद्दाख इज अ पार्ट ऑफ कश्मीर और ऑलमोस्ट 15% जो उसका हिस्सा है अक्साई चिन, वो चाइना के पास है। तो चाइना बिकेम कंसर्न, और चाइना की और इंडिया की आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी हो चुकी है पिछले साल, जिसमें चाइना ने इंडिया को तौनी भी लगाई है। वो बाद में इंडिया, ये कहा गया कि हमने भी कुछ उनके मारे होंगे ज़रा, लेकिन चाइना की तौनी ज़्यादा थी उनकी तरफ। तो इस तरीके से इंटरनेशनल इशू के तौर पर दोबारा से रेस हुआ, सिक्योरिटी काउंसिल में इसको डिस्कस किया गया, और फिर उसके बाद इंटरनेशनल सतह के ऊपर मीडिया ने पाकिस्तान की अगर बात नहीं भी सुनी है तो कम से कम कश्मीरियों की बात सुनी। तो पाकिस्तान के पास एक वायबल ऑप्शन है कि कश्मीर के इशू को ह्यूमैनिटेरियन इशू के तौर पर रेज किया जाए, instead of raising it as a political issue. Whenever Pakistan raised it as a political issue, nobody listens, because they say, okay, that is a political matter and this is about the national interest or political interest of the countries. But if you link it directly with the humanity, with the violation of human rights, then the world will listen. At least the public will listen. The international public will give the audience, and the media would focus the issues, because right after it they were marginalized. There was imposed a communicational lockdown. The freedom of speech was snatched away, the freedom of movement was snatched away. Most of the leadership, democratically elected leadership, was imprisoned. Their voices were snubbed. Then there were brutal killings, extrajudicial killings of the innocent Kashmiris. So the people cried all over the world. That's bad, which is happening. And that policy was adopted by Palestinians as well. When Palestinians raised the issue, or the Arabs raised the issue, Palestinian issue is a political issue, all they were did not listen. Even public did not listen. That is the political interest of the Arabs, that is why they're talking about Palestinian issue. But now they have changed their policy. They have turned it as a humanitarian crisis in Gaza and Palestine. The world is listening to it. So this is one viable option with Pakistan. Diplomatically raising this issue as a humanitarian crisis issue. Then approaching the Nobel laureates in different capitals, यूरोप के, अमेरिका में, एशिया के डिफरेंट कैपिटल्स में जाएं, हमारे सफारत खाने एक्टिवेट हों, डिप्लोमेटिकली उनसे राब्ता करें, उनको वॉइस बनाएं कश्मीरियों के लिए, बिकॉज दे विल बी लिसन्ड, उनको सुना जाएगा. दे हैव द इन्फ्लुएंस इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी. तो डिप्लोमेटिक, क्योंकि मिलिटेंसी इज नो ऑप्शन नाउ, क्योंकि पाकिस्तान adopted the policy of militancy since in 1989 after the success of Afghan Jihad, and when all these mujahideens, once free of Afghan Jihad, came to Pakistan, channeled into Kashmir, but that backfired. Not only those mujahideen or those militants turned against Pakistan, joined the ranks of the Taliban later on, but also they brought bad name to Pakistan and bad image to it as promoting militancy in Kashmir or anywhere else, because now this option of promoting militancy would turn against Pakistan internationally, because now no one is believing that this is jihad. Whenever word jihad comes, international media starts crying. तो ये तो पॉलिसी ऑप्शन अब नहीं है.
अगर इंडिया ने इजराइल के नक्शे कदम पे चीजें करनी स्टार्ट की तो कश्मीरियों ने फलस्तीनियों के नक्शे कदम पर प्रोटेस्ट मूवमेंट, इंतफादा, घरों से बाहर निकलना, और पूरे का पूरा कश्मीर फर्ज करें एक विलेज के अंदर मिलिटेंट, उनके अपने मिलिटेंट्स ना उनके अपने फ्रीडम फाइटर्स, बाहर से आने वालों को की कमी होगी। पाकिस्तान स्टॉप्ड सेंडिंग, या पाकिस्तान स्टॉप दोज मुजाहिदीन हु वर विलिंगली गोइंग टू कश्मीर टू फाइट विद देयर ब्रदरन। अपने भाइयों के साथ मिलकर वो लड़ रहे थे, पाकिस्तान ने डिलिबरेटली उनको रोका। अब खास तौर पे वही कश्मीरीज हैं जैसे बुरहान वानी वगैरह हैं, वो ज्यादातर कश्मीर के अंदर से आ रहे हैं, मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उनके पीछे फोर्स है लोगों की। प्रोटेस्ट हो रहे हैं, शटर डाउन हो रहे हैं, इंतफादा की चल रही है, स्टोन थ्रोइंग। दैट अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। ओह यार, ये तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, तो लोग खुश नहीं है। दैट इज नॉट क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन एक्चुअली, दैट इज एक्चुअली अबाउट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, ह्यूमन वायलेशंस इन कश्मीर। और ये पॉलिसी उन्होंने पैलेस्टीनियन को देखते हुए फॉलो की, और बेहतरीन तरीके से वो पूरी दुनिया में कम से कम इंडिया की साख खराब होना शुरू हो गई। एंड दैट इज द पावर। इंडिया कभी प्लेटर में रख के हमें नहीं देगा। आप वॉर भी नहीं कर सकते। यूल थ्रो वन बॉम्ब, दे थ्रो टू, दे थ्रो थ्री, विल थ्रो फोर, दोनों तबाह हो जाएंगे। वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, और वॉर के बगैर ले नहीं सकते हैं। तो फिर तीसरा रास्ता क्या है? कम से कम कश्मीरी खुश रहें, ऑटोनमस रहें, अपनी ट्रेड खुली रखें इधर भी उधर भी, उनको सुकून मिले, उनको रिलीफ मिले। दैट इज व्हाट पाकिस्तान शुड वांट। पाकिस्तान को यही मानना चाहिए। इफेक्ट्स भी आपने पढ़ लिए कि क्या इफेक्ट्स हैं इसके, और रीजंस भी आपको, अच्छा रीजंस क्या हैं इसके? रीजन में हमने कुछ रीजंस तो पढ़ ली। अटोटंग इंडिया कहता है दैट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कश्मीर, नंबर वन ऑफ इंडिया। सेकंड, इंडिया कहता है कि जनाब अब मोदी की जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, उन्होंने तो अपने मैनिफेस्टो में, यानी अपने स्लोगन, जो कि उनका इलेक्शन स्लोगन था, उसमें बताया था कि हम कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म कर देंगे और वहाँ पे लोगों को बसाएंगे, जाके कश्मीर में जाएंगे लोग लोग वहाँ पे शादियाँ करेंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता डेमोग्राफिक चेंज आएगा। तो ये सारी उसकी अपनी कोशिशें हैं। These were some of the reasons and effects. This is analysis. तो मेरा ख्याल है कि हमने ये भी पढ़ लिया कि क्या पाकिस्तान के पास वायबल ऑप्शंस हैं। हमने ये भी पढ़ लिया कि क्या उसका क्रिटिकल एनालिसिस वहाँ पे लिख सकते थे। हमने ये भी पढ़ लिया कि क्या आर्गूमेंट्स थे इनके पास। तो इसके बाद हम दूसरी और कोई क्वेश्चन हो आपको तो प्लीज़ पूछिए।